गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था और वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया था। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करके एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम लोग फोर्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कि मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम एक सिंगल आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इस बार डबल है, यानी कि 2 डिफरेंट आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, 2 अलग अलग कंपाउंड्स होने चाहिए। तो 2 different compounds react by exchange of ions to form 2 new products। अब हो सकता है कि आपको इस स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो कि ये एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है। तो जरा सोचिए, हर बार जब एग्जांपल में आप देख रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन लिया जा रहा है। दोनों एग्जांपल को स्टडी करेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन लिया जा रहा है। तो अब जब 2 अलग अलग आपने आयंस लिए, सपोज एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by, ax और by, ठीक है। ये हमारा ax और by क्या है? एक एक्वस, दोनों ही सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है। ये भी एक्वस फेज में है और ये भी एक्वस फेज में है। अब ये दोनों एक्वस फेज में रिएक्शन करना चाहता है। तो जैसे ही आपको मालूम होगा कि कोई भी सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड जैसे ही वाटर में जाता है, वो खुद ब खुद अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा A प्लस और X माइनस, और ये फॉर्म करेगा B प्लस और Y माइनस। तो अब जरा सोचो कि अब ये कंपाउंड, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड था, ये ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोनों आयंस का फॉर्म हुआ इस कंपाउंड से, और ये दोनों आयंस का फॉर्म हुआ इस कंपाउंड से। अब ये फॉर्मेशन जब हुआ तो अब सॉल्यूशन तो एक ही है मिलाने के बाद। एक सॉल्यूशन में 4 अलग अलग आयंस प्रेजेंट है। जब 4 अलग अलग आयंस प्रेजेंट है तो जरूरी तो है नहीं कि बस यही दोनों मिलेंगे। होता क्या है कि अब ये इसके नेगेटिव चार्ज से मिल जाता है और ये इसके नेगेटिव चार्ज से मिल जाता है। तो अब देखो हो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है इन दोनों कंपाउंड के बीच में। और जब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसी के प्रोडक्ट में हमको क्या मिल जाता है? AY प्लस BX। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हर बार एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि आयनिक कंपाउंड्स को हमने क्या किया? आयनिक कंपाउंड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के कारण ये पहले अपने आपस में ही आयंस में ब्रेक डाउन हो गए, ये भी अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद सिंस एक ही सॉल्यूशन में 4 आयंस प्रेजेंट थे, तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर पार्ट के साथ मिलकर के 2 अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लिए। और इस पूरे ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है। एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब यही होता है। अब इसके बाद इस रिएक्शन के भी 2 सब टाइप्स हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था, लेकिन एक क्विक रिकैप के लिए लिखा है। प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच सेटल्स डाउन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, 2 अलग अलग आपने कंपाउंड्स लिए, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को लिया, दोनों सॉल्यूशन फेज में था, एक्वस फेज में था, दोनों को मिलाया। लेकिन मिलने के बाद क्या हो रहा है? मिलने के बाद ये भी देखो एक्वस है, कलरलेस है, कलरलेस है। मिलने के बाद एक तो एक्वस फेज में रह गया, लेकिन दूसरा जो कंपाउंड बना वो एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया। और वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा? अब लिक्विड में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डालो, उसका डेंसिटी नॉर्मली ज्यादा होता है तो वो सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए डाउन एरो वो सेटल डाउन हो गया। ऐसे रिएक्शंस को जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को पहले भी डील कर चुके हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड विल गिव यू सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। सिमिलरली AgNO3, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और फिर से देखो, हर बार अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखो
इसका ये और इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये Na यहाँ Cl के साथ आके जुड़ेगा, ये Ba यहाँ SO4 के साथ आके जुड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये दोनों फिर से इस तरीके से ब्रेक होगा, पॉजिटिव काउंटर पार्ट और नेगेटिव काउंटर पार्ट। अब ये पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हुआ, ये पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हुआ और हमारा रिस्पेक्टिवली ये दोनों प्रोडक्ट मिल गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही इसलिए टाइप कहलाता है। अब यहाँ पे सिंस प्रेसिपिटेशन क्यों कहलाया, प्रेसिपिटेशन इसलिए कहलाया क्यों, क्योंकि एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप था। अब सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, जो कि सेकंड सब टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे। डेफिनेशन इस जनरल रिएक्शन से ही आपको मालूम चल जाता है कि एसिड को जब बेस में डिसॉल्व करते हैं, दोनों एक्वस फेज में होता है। जब एक्वस फेज में एसिड और बेस को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर का प्रोडक्शन होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी सिंस ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा ये देखो H और Cl, क्योंकि H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे NaOH, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर से क्या होगा, ये इसके साथ आके मिलेगा और ये इसके साथ आके मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया न्यूट्रलाइजेशन में भी। सिमिलरली यहाँ भी होता है। तो अब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण इस पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसी को स्लेट ग्लाइड भी कहते हैं, इन दोनों को मिक्स किया तो फिर से सेम फिनोमेना होगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ब्रेकडाउन होगा, आपस में फिर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद ये फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारा दो अलग अलग सब टाइप्स था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका दो पार्ट है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपको एक ही साइड याद रखना है, एक साइड अगर आपने याद रखा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट होगा, बस इतना। तो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन ऐसे भी रिड्यूस करना मतलब कम करना। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में याद रखो, तो अगर ऑक्सीजन रिडक्शन है तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीजन का लॉस होगा। अब जो ऑक्सीजन का है वही इसका अपोजिट होगा, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन के लॉस होने को रिडक्शन कहते हैं तो हाइड्रोजन के गेन होने को रिडक्शन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ भी कंपेयर किया जा सकता है कि ये दोनों क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और लास्ट हमारा जो अलग कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। इसमें भी बस एक ही याद करना है। सपोज अगर यहाँ से याद करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक चीज याद करना है, ठीक है, बस एक याद रखो। मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन नाम में आप यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे तो REDUC रिड्यूस यहाँ पे आता है। तो रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है तो हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, और अगर हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा। इस ऑर्डर में एक साइड याद रखो, इसका अपोजिट जस्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आपको जैसे भी सूट करे आप वैसे याद कर सकते हो, लेकिन एक साइड याद करोगे दूसरा हो जाएगा। अब इसी चीज को एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। एग्जांपल में आप फिर से ये एग्जांपल आ गया, कहा था ना सबसे ज्यादा एग्जांपल ये यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन पहले अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट देखोगे तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या कहा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखो कंपाउंड क्या है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्शन किससे कर रहा है, ब्रोमीन से, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। अब जब प्रोडक्ट देखोगे तो H2S और Br2 मिलकर के H2Br और S का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग ऑक्सीडेशन हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि हमको किसको देखना है,
कि हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए। लॉस कहाँ से पता चल रहा है? तो लॉस पता चल रहा है आप लोगों को यहाँ से, इसको देखो और इसको देखो, सॉरी इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को जब देखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे सल्फर अकेला है, मतलब सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया, रिमूव हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आयरन यहाँ पे अभी न्यूट्रल है, इस पे कुछ नहीं है, लेकिन अब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इसमें से रिमूव कर दें, पीटी में आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे कि कैसे किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हेल्प से उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको इनर्शियल एनर्जी देना पड़ता है। इनर्शियल एनर्जी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल दिया तब ये Fe2+ का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो प्रोसेस है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पे अगर गौर करें तो पहला क्या था? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का लॉस इन दोनों को देखने से मालूम चलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अलग हो गया, मतलब H2O में से ऑक्सीजन बाहर गया है, तो H2O क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ है H2O का। सिमिलरली अब गेन ऑफ हाइड्रोजन को देखना है, तो Na पहले अकेला था, बाद में Na हाइड्रोजन से जुड़ गया, मतलब Na में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो हम कह सकते हैं Na रिड्यूस हुआ है। और लास्टली सेम एग्जांपल लिया है, अगर इसी Fe+2 में अगर फिर से हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, देखो +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज जब इसके साथ जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर से एक न्यूट्रल एलिमेंट बन जाएगा। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। याद रखना है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से आपको ये तीनों ही डेफिनेशन आ सकता है, इन तीनों का ही यूज किया जा सकता है। और इन पांचों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी है वो रिडॉक्स रिएक्शन आता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो हर बार आना ही आना है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जिसको अभी हम लोग डील करेंगे, उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइए अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये चीज आपको रिएक्शन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा से आप लोग समझ पाइएगा अगर रिएक्शन के हेल्प से समझाया जाए। तो देखो अभी तक तो देखा था आप लोग, अगर इन अभी जस्ट ये एग्जांपल किया था, अगर इसको देखा जाए तो H2O का क्या हो रहा था? H2O में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इन दोनों को अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? H2O से ऑक्सीजन बाहर निकलना, मतलब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिडक्शन। ठीक है। फिर कार्बन को अगर कंपेयर किया जाए तो कार्बन का ये दो कंपाउंड है, इसके साथ क्या हो रहा है? कार्बन का जो ये दो कंपाउंड है इसके साथ हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि कार्बन यहाँ अकेला था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो अब देखिए एक ही रिएक्शन में एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आपको स्टेटमेंट क्या आ सकता है? स्टेटमेंट आ सकता है H2O इज रिड्यूस्ड। डायरेक्टली ऐसा लिखा रहेगा ऑप्शंस में। और सिमिलरली कार्बन के केस में क्या लिखा जाएगा? C इज ऑक्सीडाइज्ड। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होता है आप लोगों के सामने। ठीक है। तो ये तो इसको देख करके समझ गए कि एक में से हाइड्रोजन जा रहा है, दूसरे में एक में से ऑक्सीजन जा रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहें। तो ये तो पहले ही देख चुके थे। और यही जब साइमल्टेनियसली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देख सकते हैं आप लोग कि एक साथ हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन उसी रिएक्शन में साथ साथ होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एक साथ ही पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे इसके बाद और भी एग्जांपल करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक था, जो समझाने के लिए लिखा था, वो क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो अब जरा इस चीज को इमेजिन करो, अगर कार्बन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो क्या H2O में से खुद से ऑक्सीजन बाहर आ सकता था?
नहीं, अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता तो H2O का रिडक्शन पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली अगर H2O नहीं होता तो ये कार्बन खुद से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब ये नहीं होता, दोनों में से कोई भी कंपाउंड नहीं होते तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता था। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये जो H2O है इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। सिमिलरली कार्बन के लिए हम क्या कह सकते हैं, इट हेल्प्स in reduction of H2। ये चीज आप कह सकते हैं कि अगर H2O नहीं होता तो कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता था, इसका मतलब H2O helps in oxidation of carbon। सिमिलरली अगर कार्बन नहीं होता तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं था, तो कार्बन helps in reduction of H2O। अब ये चीज समझने के बाद थोड़ा इससे रिलेट कीजिए कि LIC का एजेंट आपके घर में आता है तो वो क्या काम करता है, वो LIC का पॉलिसी आपके पेरेंट्स को सेल करता है, आपको बाय करने के लिए कहता है। तो वो एजेंट जिस चीज का है, वो एजेंट जिस कंपनी का है उसी कंपनी का पॉलिसी आपको दे रहा है। LIC एजेंट आपको LIC देगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा अगर यूज किया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन ये सामने वाले का करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन ये सामने वाले का करेगा। तो हमेशा ही दोनों रिएक्टेंट्स में देखेंगे तो H2O ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब H2O हमारा क्या है, यहाँ पे हम H2O को क्या कह सकते हैं, H2O को कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन हमारा क्या कर रहा है, कार्बन हमारा हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, इसलिए कार्बन को क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ समझ में आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे रिएजेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करे। समझ में आ रहा है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, देखो अब कार्बन का खुद का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस। क्योंकि अब सोचो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, इसको ऑक्सीजन देना है, तो ये देगा कहां से, खुद से देगा, और खुद का जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वो खुद का क्या कर लेगा, प्रोडक्शन कर लेगा। तो ऐसे इंटर रिलेट करके अगर याद किया, समझने का कोशिश किया तो ये हमेशा ही याद रहेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन रह जाता है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग समझे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, a compound which helps in oxidation of other reactant and it reduces itself। Similarly reducing agent का मतलब क्या होता है, compounds which helps in reduction of other reactants and oxidizes itself। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। इस रिएक्शन में क्लियर है कि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। सिमिलरली इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ। इतना तो क्लियर है। अब फिर से हमेशा ही क्वेश्चन आपको क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। तो अभी जब ये चीज देखा तो इससे ये पता चल गया कि CuO का क्या हो रहा है, CuO का मेरा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे CuO लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमारा H2 का हो रहा है। सिमिलरली अब इसके बाद सेकंड स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन होगा वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, है कि नहीं। तो अब ये अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, H2। एक बात हमेशा याद रखिएगा, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, वो रिएक्टेंट्स के बेसिस पे लिखेंगे। किसके बेसिस पे लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट से देख करके कंपेयर तो करते हैं,
लेकिन फिर भी हमेशा ही ऑप्शन में आपको क्या देखना है कि रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में रिडक्शन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट भी दे देगा, आपको कह देगा कि Cu रिड्यूस हो रहा है, तो आप तो ये जब बनाइएगा लाइन तो आपको रिडक्शन में ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, आप Cu पे टिक कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। रिडक्शन हो किसका रहा है? CuO का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Cu तो प्रोडक्ट बन रहा है, होना किसका है? रिएक्टेंट का होना है, इसलिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही काम किया जाता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।